हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फेराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम, सुस्वागतम। नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत अभिनंदन है। सरल रेखीय गति की इस कड़ी में बहुत से प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं और मैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को आगे बढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ तक ये क्वेश्चन कर लिया था और आपने देखा कि ये क्वेश्चन मुझे करवाना था, ये पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.17 क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ये कहना चाह रहा है चित्र में किसी कण की एक विमीय गति का xt ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ से क्या ये कहना ठीक होगा? चित्र में किसी कण की एक विमीय गति का xt ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ से क्या ये कहना ठीक होगा कि यह कण t लेस देन 0 के लिए किसी सरल रेखा में और t ग्रेटर देन 0 के लिए किसी परवलय पथ में गति करता है? यदि नहीं तो ग्राफ के संगत किसी उचित भौतिक संदर्भ का सुझाव दीजिए। t लेस देन 0 के लिए सरल रेखा में और हम कहेंगे t ग्रेटर देन 0 के लिए किसी परवलय पथ में गति करता है। तो सुनो, ये कह रहा है कि क्या ये कहना सही है कि t लेस देन 0 होने पर कण सरल रेखा में गति करेगा? तो देखो, ये कहना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि t बराबर 0 और x बराबर अगर 0 है, यहाँ पर t बराबर 0 x बराबर 0 है, तो वहां पर आप देख रहे हो कि कण मूल बिंदु पर है, विराम अवस्था में है। तो बताओ, सरल रेखीय पथ तो बन नहीं सकता। हाँ, t ग्रेटर देन 0 पर परवलय पथ अवश्य पॉसिबल है, परंतु t लेस देन 0 पर यह पथ संभव नहीं है, ये पथ संभव नहीं है। तो ये कह रहा है यदि नहीं तो ग्राफ के संगत उचित भौतिक सुझाव हमें दीजिए। तो इसका भौतिक सुझाव ये है कि भाई सरल रेखा में तो ये गति नहीं करेगा, पर परवलय पथ में ये जरूर कर सकता है। t बराबर 0 x बराबर 0 पर कण मूल बिंदु पर दिखाया जा रहा है। इसकी अवस्था को हम मीनार से गिराए गए किसी पिंड की अवस्था से तुलना कर सकते हैं कि अगर एक पिंड को मीनार से छोड़ा गया है तो वहां पे t 0 था, x 0 था, u 0 था और अब कण जो है एक निश्चित वेग प्राप्त करेगा। उस समय जो इसका पथ होगा वो सरल रेखीय होगा। तो ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि क्या ये संभव है? तो आप देख रहे हो यहाँ सरल रेखीय, ऐसा सरल रेखीय नहीं कह रहा, ये कह रहा कि ऐसा पथ है क्या? तो ऐसा तो है नहीं। तो मैं कहूंगा मूल बिंदु पर ये क्या है? मैं कहूंगा अतः स्पष्ट है कि t लेस देन 0 पर कण का पथ t लेस देन 0 पर कण का पथ सरल रेखीय संभव नहीं है। सरल रेखीय संभव नहीं है क्योंकि t बराबर 0 पर x बराबर 0 दर्शाया गया है। t बराबर 0 पर x बराबर 0 दर्शाया गया है, जो सरल रेखीय पथ का सूचक नहीं है। मैं कहूंगा t ग्रेटर देन 0 पर कण का पथ परवलयाकार, t मैं कहूंगा ग्रेटर देन 0 पर कण का पथ
परवलयाकार संभव है। कण का पथ जो है परवलयाकार क्या है, संभव है। अब जरा देखो, यहां तक तो क्लियर है। मैं कहूंगा यदि किसी कण को एक मीनार की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, मीनार की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, तो उस स्थिति को मैं कहूंगा x बराबर 0, t बराबर 0 होने पर सरल रेखीय पथ की संकल्पना संभव है। सरल रेखीय पथ की संकल्पना क्या है, संभव है। तो हमने ये, हालांकि क्वेश्चन कोई ज्यादा मित्रों वैल्यूएबल नहीं है, हमने कर लिया है 3.17, ठीक है, क्वेश्चन हो गया है। ओके, चलता हूं मैं आगे। देखिए, ये हम कर चुके हैं, 3.18 में करवा चुका हूं, 3.18 में करवा चुका हूं। अब आओ आप 3.19 में, क्या कहना चाह रहा है 3.19 प्रश्न। देखिए 3.19 प्रश्न हमें क्या कहना, प्रश्न पढ़ो फटाफट, पहले प्रश्न पढ़ो फटाफट। चित्र में दिखाए गए प्रत्येक ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि जो सिंबल आपको दिए हैं ना, उनको देखते हुए कोई कंडीशन बताई कि ऐसा कहाँ कहाँ होता है, ऐसा ग्राफ, इस कंडीशन में ऐसा ग्राफ बन सकता है, आपको इनको देखते हुए बताना है। तो बताओ कि चित्र में दिखाए गए प्रत्येक ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। कैसे देंगे, देखो, तो जो पहली स्थिति है, इस स्थिति के अंदर मैं ये सुझाव दूंगा। क्या कहना चाह रही है ये स्थिति, देखो कि पहले तो कण का विस्थापन x और t कर्व है, x और t कर्व है। पहले तो कण का विस्थापन 0 है, 0 है, 0 है। अचानक विस्थापन बढ़ा है, फिर विस्थापन घटा है, घटकर ऋणात्मक हुआ और फिर 0 हो गया। तो ऐसा तभी संभव है जब किसी दीवार से एक बॉल दीवार से टकराती है, टकराकर जो है फिरकती है, धीरे 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 क्या हो जाती हैं, दूसरी दीवार से टकराकर क्या होती हैं, विराम में आ जाती हैं। क्या ये समझ आया कि उचित भौतिक स्थिति का हमें सुझाव मांग रहा है। तो इस स्थिति का सुझाव यही है कि एक दीवार है, उस दीवार से बॉल टकराई है और टकराकर क्या हुआ है, उसका वेग, उसकी स्थिति घटी है और घटकर अन्य दीवार से वो यहाँ टकराई और टकराकर अंतिम रूप से विस्थापन उसका 0 हो गया। समझ आ गया इतना? तो जरा देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप विचार करो दूसरी और तीसरी स्थिति पर। यस, देखें जरा,
चलो मैं आगे देखो। तो मैं बात कर रहा हूं पहले कि पहला प्रश्न हमें ये कह रहा है उपरोक्त ग्राफ से एक स्थिति पर विचार संभव, उपरोक्त ग्राफ से एक स्थिति पर विचार संभव होता है कि यदि कोई बॉल दीवार से टकराती है, यदि कोई बॉल दीवार से टकराती है तो बॉल या गेंद का विस्थापन गेंद या बॉल का विस्थापन मैं कहूंगा घट जाता है। ठीक है भाई, गेंद या बॉल का विस्थापन घट जाता है। तत्पश्चात वह किसी अन्य अवरोधक से मैं कहूंगा टकराकर, अन्य अवरोधक से टकराकर स्थिर हो जाती हैं। तत्पश्चात वह किसी अन्य अवरोधक से टकराकर स्थिर हो जाती हैं। ये मुझे पता चल रहा है पहली कंडीशन, पहली स्थिति का। क्या ये समझ आया? दूसरी कंडीशन क्या है यहां हम देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि एक बार तो वस्तु का वेग बढ़ रहा है, फिर नेगेटिव दिशा में देखो बढ़ा, फिर देखो कम हुआ है, फिर कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है। तो ऐसा कब होता है कि अगर अपन स्पंज की किसी गेंद या बॉल को धरातल पर फेंकते हैं तो अगर कोई फुटबॉल है या कोई गेंद है, धरातल से टकराती ऊपर उछलती, फिर धरातल से टकराती ऊपर उछलती है, फिर धरातल से टकराती ऊपर उछलती, इस प्रकार कण का जो वेग है वो क्या होता है, समय के साथ घटता जाता है। दूसरा मुझे इस स्थिति से स्पष्ट नजर आ रहा है परिणाम। मैं कहूंगा दी गई स्थिति से यह दी गई, या मैं कहूंगा दिए गए आलेख से, दिए गए आलेख से यह स्पष्ट हो रहा है, दिए गए आलेख से यह स्पष्ट होता है कि जब कोई गेंद दीवार से टकराती हैं, या मैं कहूंगा या मैं कहूं स्पष्ट होता है कि कोई गेंद फर्श से टकराकर ऊपर उछलती हैं। क्या करती हैं? गेंद फर्श से टकराकर ऊपर उछलती हैं और फर्श से टकराकर ऊपर उछलती हैं और पुनः फर्श से टकराती हैं। क्या करती हैं? पुनः फर्श से मैं कहूंगा टकराती। ठीक है भाई, मैं समझ गया। पुनः फर्श से क्या करती हैं? टकराती हैं। इस स्थिति में
गेंद का वेग क्या कह रहा है, इस स्थिति में गेंद का वेग घट जाता है। तो हम यही कहेंगे कि गेंद जो है वो फर्श से टकराई, ऊपर उछलती और पुनः फर्श से टकराती है, तो गेंद का वेग समय के साथ घटता जाता है या घट जाता है। तो ये हमें दूसरी स्थिति से पता चला। तीसरी स्थिति से क्या पता चला है, देखिए तीसरी स्थिति से पता चला कि एक बार तो जो है उस वस्तु का त्वरण भयंकर रूप से बढ़ा है, फिर घटा है और फिर लगभग क्या हो गया है, नियत या शून्य हो गया है। तो ऐसा कहाँ पता चल रहा है, त्वरण समय है ना, त्वरण समय है। बताओ ऐसा कौन सी स्थिति में होता है, ऐसा कौन सी स्थिति में होता है, मुझे बताओ कि वस्तु का त्वरण बढ़ा और एक बार बढ़कर अधिकतम हुआ और फिर क्या हो गया है, शून्य हो रहा है। बताइए ऐसा कहाँ हो रहा है। तो देखो ऐसा मैं कहूँगा या तो रॉकेट में हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक क्रिकेट की गेंद है वो बैट्समैन के बल्ले पर आई, तो आई तो भी तेजी से त्वरित होती हुई आई और फिर उसका विपरीत दिशा में, मतलब एक बार तो पॉजिटिव दिशा में आई फिर नेगेटिव दिशा में गई है, तो वो बल्ले से टकराई, टकराने के बाद जो है पुनः विपरीत दिशा में उसी त्वरण से, या मैं कहूँ त्वरित होते हुए विपरीत दिशा में लौट जाती हैं। तो इसमें समय अंतराल बहुत कम होता है, तो आप देख रहे हो समय अंतराल बहुत कम है, तो हम उस स्थिति को इस ग्राफ से जोड़ सकते हैं। समझ आया कि नहीं, बताइए। मैं कहूँगा दिए गए आलेख से स्पष्ट होता है कि इसमें जब कोई क्रिकेट गेंद मैं कहूँगा आलेख से स्पष्ट होता है कि इसमें जब कोई क्रिकेट गेंद तीव्र गति से किधर आती है, तीव्र गति से बल्लेबाज की तरफ आती हैं और बल्ले से हिट होने के पश्चात विपरीत दिशा में त्वरित हो जाती है। आया समझ में? क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? त्वरित हो जाती हैं। किसको यहां तक समझ आया, किसको नहीं आया, बताइए जरा। यस, क्या मैं आगे बढ़ूं? देखिए पाठ्य पुस्तक 3.19 जो है वो हमारे डन। आशा करता हूं ये आपको बेहतरीन ढंग से समझ आया। बताइए क्या ये क्लियर है? ये मित्रों धमाकेदार प्रश्न है और बहुत लॉजिकल है। इस प्रश्न को समझना है हमें, इस प्रश्न को समझना है क्या कहना चाह रहा है कि चित्र में किसी कण की एक विमीय सरल आवर्ती गति के लिए हमें xt ग्राफ दिखाया है, हमें विस्थापन समय ग्राफ दिखाया गया है। चित्र में किसी कण की एक विमीय सरल आवर्त गति, पता है कौन सी गति? सरल आवर्त गति। तो उसके नियम लगाने हैं हमें
सरल आवर्त गति के लिए xt ग्राफ दिखाया गया है। इस गति के बारे में आप अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। समय t बराबर 0.3 सेकंड, 1.2 सेकंड, -1.2 सेकंड पर कण के स्थिति, वेग और त्वरण के चिन्ह क्या होंगे, हमसे पूछ रहा है। पहले तो बात आती है सरल आवर्त गति में होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं सरल आवर्त गति में क्या होता है, बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो। देखो जरा, सरल आवर्त गति की मैं बात करूं तो आप देखोगे यहां पर, हालांकि समय वगैरह तो बाद में आएंगे, वेग, विस्थापन, त्वरण को किससे दर्शाते हैं। सरल आवर्त गति में विस्थापन को स्थिति ही कहा गया है और वो स्थिति है मेरे पास x। ओके, फिर देखो वेग की मैं बात करूं तो वेग बराबर है मेरे पास v, मैं कहूँगा dx/dt, यही वेग है। और त्वरण की अगर मैं बात करूं तो त्वरण को f से प्रदर्शित किया था और होता है -ω²x। ये बातें हमें पता होनी चाहिए x के पदों में। याद है क्या आपको, सरल आवर्त गति में विस्थापन या स्थिति को x से, वेग को v से, त्वरण को हम दर्शाते हैं -ω²x से। पहला समय अंतराल दिया है t बराबर 0.3 सेकेंड। कितना है, मैं कहूँगा t बराबर है 0.3 सेकेंड। अगर मैं इसकी बात करूं t बराबर 0.3 सेकेंड तो क्या होगा, सुनिए। सबसे पहले विस्थापन या स्थिति क्या होगी हमें समझना है। सबसे पहले विस्थापन या फिर हमें स्थिति के बारे में बताना है। देखो जरा, मुझे बताओ 0.3 सेकेंड कहाँ आएगा, मुझे बताओ 0.3 सेकेंड कहाँ आएगा। यस यस यस, बताओ जरा। नहीं जमा, 0.3 सेकेंड, 0 से 1 तो यहीं तो आएगा, लगभग यहां आएगा 0.3 सेकेंड। तो आप देख रहे हो कि 0.3 सेकेंड में ये मुझे यहां ऐसे मिल रहा है समय। तो 0.3 सेकेंड में मैं कहूँगा जो x से इधर है, समय ये है, तो इस स्थिति में कण की स्थिति क्या होगी, मुझे बताओ। x इधर है, 0.3 सेकेंड में मैं कहूँगा जो वेग है वो यूं जा रहा है, ऐसे, बताओ। तो 0.3 सेकेंड के अंदर जो है मैं कहूँगा जो x है वो मेरे पास क्या आएगा, और जो मैं कहूँगा x के बाद वेग है वो कितना आएगा, और त्वरण है वो कितना आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस बार x जो है वो y अक्ष की दिशा में, किधर है, y अक्ष की दिशा में। तो 0.3 जब यहाँ आएगा, खचा, तो यहाँ मिलाऊंगा मित्रों तो मुझे x तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक, तो x नेगेटिव हो गए। फिर क्या हो गया, वेग। तो आपको पता है कि ये जो ग्राफ होता है ना ऐसे, तो ये नेगेटिव ढाल वाला होता है। हमने कहा कि विस्थापन और समय ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ कहीं हम बनाते हैं, ऐसा ग्राफ अगर हम कहीं बनाते हैं
तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है वेग नेगेटिव और ढाल जो होती है वो थीटा 120 से ज़्यादा होता है, मतलब 90 से ज़्यादा होता है तो टेन थीटा नेगेटिव आता है। तो पहली बात x नेगेटिव है, ढाल जो है वो नेगेटिव, मतलब वेग नेगेटिव है। रहा सवाल त्वरण का, देवा रे देवा, f बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो f बराबर है माइनस का प्रोपोर्शनल x। सवाल ये है कि x यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, कितने चलिए माइनस माइनस प्लस, f प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे पास प्लस x, तो इसका मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक। नहीं आया समझ में? क्या ये नहीं आया? सुनो, पहली बात 0.3 सेकंड में विस्थापन नेगेटिव है, वेग का मैं कहूँगा ढाल जो है वो ऋणात्मक है, तो वेग नेगेटिव है। और अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो त्वरण है वो है f प्रोपोर्शनल माइनस x, तो x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है, अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो त्वरण मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पहली स्थिति में लिख देता हूं, यहाँ पर मैं कहूँगा विस्थापन और x क्या है भाई, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। दूसरा देखो, वेग मैं कहूँगा दिए गए, वेग में मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा दिए गए समय अंतराल में क्या हो रहा है, दिए गए समय अंतराल में मैं कहूँगा ग्राफ का ढाल, दिए गए समय अंतराल में ग्राफ का ढाल ऋणात्मक है। दिए गए समय अंतराल में ग्राफ का ढाल क्या है, ऋणात्मक है। अतः tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा वेग v, मैं कहूँगा कण का वेग ऋणात्मक होगा, कण का वेग ऋणात्मक होगा। फिर देखो त्वरण, मैं कहूँगा त्वरण क्या होता है, मैं कहूँगा त्वरण f बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो f प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स। चूंकि x खुद ही नेगेटिव है, x खुद ही नेगेटिव है, तो f प्रोपोर्शनल है माइनस 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 यस प्रोपोर्शनल x, तो मैं कहूँगा अतः त्वरण क्या होगा, अतः त्वरण धनात्मक हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या इतना सवाल ये समझ में आया कि नहीं आया, बताएं जरा, बताएं जल्दी से। क्लियर? तो पहला समय अंतराल आ गया। फिर देखो 1.2 सेकेंड, 1.2 सेकेंड पे आओ। सेकेंड पॉइंट है हमारा बरसो ना 1.2 सेकेंड पर। अगर मैं 1.2 सेकेंड की बात करूं, 1.2 सेकेंड की बात करूं तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा। क्या होगा देखिए, अगर मैं 1.2 सेकंड की बात यहाँ पर करूँगा तो ऐसी कंडीशन में पहले हमें ग्राफ को देखना पड़ेगा कि 1.2 सेकंड में क्या आ रहा है। देखो सवाल है 1.2, ये रहा 1.2, यहीं आएगा। यहाँ आप देख रहे हो x धनात्मक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ग्राफ का ढाल पॉजिटिव आ रहा है तो वेग पॉजिटिव मिलेगा,
और रही बात त्वरण की, तो त्वरण देखो F प्रोपोर्शनल है -x, तो x खुद पॉजिटिव है तो त्वरण क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं कहूँगा यहाँ वेग पॉजिटिव, विस्थापन पॉजिटिव, पर त्वरण नेगेटिव। समझ आ गया इतना? क्या ये क्लियर है इतना 1.2 सेकंड पर? बताइए। तो मैं कहूँगा स्थिति या विस्थापन जो आ रहा है वो क्या है? स्थिति या विस्थापन की जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? मैं कहूंगा दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में t बराबर 1.2 सेकंड पर, दिए गए समय अंतराल में t बराबर 1.2 सेकंड पर विस्थापन अथवा स्थिति, विस्थापन अथवा स्थिति धनात्मक है। मैं कहूंगा विस्थापन अथवा स्थिति क्या है? धनात्मक है। अतः विस्थापन या स्थिति मैं कहूंगा क्या है? धनात्मक है। तो मैं कहूंगा अतः क्या हो जाएगा? अतः x बराबर क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा देखो वेग, वेग क्या होगा मेरे पास? दूसरा मैं कहूंगा वेग, वेलोसिटी। क्या होगा ये? अगर मैं वेग की बात करूं तो आप देखोगे यहां पर मैं कहूंगा दिए गए वक्र का ढाल, दिए गए वक्र का ढाल कैसा मिल रहा है? वक्र का ढाल धनात्मक प्राप्त हो रहा है। मैं कहूंगा दिए गए वक्र का ढाल कैसा प्राप्त होता है? धनात्मक प्राप्त होता है। अतः अतः m बराबर होगा tan थीटा बराबर हो जाएगा dv बाई dx। ये तो त्वरण हो गया। dx बाई dt बराबर वेग v। चूंकि tan थीटा मुझे पॉजिटिव मिल रहा है तो जो वेग है वो भी क्या होगा? धनात्मक होगा। कोई डाउट? रही बात त्वरण की, रही बात त्वरण की, तो मैं कहूंगा त्वरण F। देखिए त्वरण F बराबर होता है -ओमेगा² x, चूंकि x धनात्मक है, x धनात्मक है। अतः त्वरण क्या होगा? त्वरण ऋणात्मक संभव है। कैसा संभव है? त्वरण ऋणात्मक संभव है। क्लियर है? तो मैं कहूँगा अगर x धनात्मक है तो त्वरण जो है वो कैसा संभव है भाई? त्वरण ऋणात्मक संभव हुआ। आओ आओ, किसमें किसमें किसमें? आओ, ये दो समय अंतराल हो चुके हैं। -1.2 सेकंड बोला है, -1.2 सेकंड। चेक करो कहाँ आएगा। यस बताएं मुझे जल्दी से। बताओ।
तो यहाँ तक तो आपको समझ आया कि माइनस का 1.2 सेकंड है। अब ये कहाँ आ रहा है माइनस का 1 तो इधर चलो, माइनस का 1.2 तो 0.2 यहाँ आएगा, 0.2 यहाँ आएगा। तो आप देखोगे x नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा, x नेगेटिव है, बट देखो 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 देखो, ये जो है वेग का ढाल, मतलब मैं कहूँगा ग्राफ का जो ढाल है वो पॉजिटिव है तो वेग पॉजिटिव होगा। सवाल है त्वरण का, तो त्वरण जो मैं कहूँगा अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, त्वरण होगा पॉजिटिव। कितना अच्छा प्रश्न है मित्रों, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। मैं कहूँगा तीसरा है माइनस का 1.2 सेकंड पर, माइनस का 1.2 सेकंड पर सबसे पहले मैं कहूँगा विस्थापन या फिर स्थिति के बारे में, विस्थापन या फिर स्थिति के बारे में चेक करो जरा क्या है। ऐसी कंडीशन में मैं कहूँगा अतः t बराबर माइनस 1.2 सेकंड पर कण का विस्थापन अथवा स्थिति, माइनस 1.2 सेकंड पर कण का विस्थापन अथवा स्थिति, कण का विस्थापन अथवा स्थिति क्या है, मैं कहूँगा ऋणात्मक है। स्थिति क्या है, ऋणात्मक है। अतः x बराबर क्या होगा, नेगेटिव। तो चलो देखो जरा, वेग वेलोसिटी, ग्राफ से क्या पता चला, ग्राफ से क्या पता चला, देखो तो जरा, देखो हमें ग्राफ से पता चला, हमें ग्राफ से ये पता चला कि वेग, मैं कहूँगा दिए गए ग्राफ का ढाल, दिए गए ग्राफ का ढाल क्या प्राप्त हो रहा है, दिए गए ग्राफ का ढाल मैं कहूँगा ऋणात्मक नहीं, दिए गए ग्राफ का ढाल मैं कहूँगा धनात्मक प्राप्त होता है। दिए गए ग्राफ का ढाल कैसा प्राप्त हो रहा है, धनात्मक प्राप्त होता है। मैं कहूँगा अतः कण का वेग धनात्मक होगा। आ जाओ कहाँ, त्वरण में। तो मैं अगर त्वरण की बात करूँगा, वो क्या है देखिए, F इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x नेगेटिव है। चूंकि विस्थापन अथवा स्थिति, मैं कहूँगा विस्थापन अथवा स्थिति ऋणात्मक है, क्या है, विस्थापन अथवा स्थिति ऋणात्मक हैं, अतः f प्रोपोर्शनल माइनस x, तो माइनस पहले से है, f प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस का x, f प्रोपोर्शनल होगा प्लस का x। मैं कहूँगा अतः कण का त्वरण, अतः कण का त्वरण क्या होगा, धनात्मक होता है। तो चलो क्या मित्रों धमाकेदार प्रश्न आपको समझ आया कि नहीं आया, इतना ब्रिलियंट प्रश्न, बहुत ही लाजवाब। और इसमें कॉन्सेप्ट है मित्रों, ये किताबों में नहीं लिखे हैं, जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, ये सारी बातें किताबों में नहीं लिखी हुई है। मैं और बता दूं, सीधा सीधा बातें लिखी हुई हैं। तो इन सभी बातों को मैं आशा करूंगा आप समझोगे। और पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.20 हमने कर लिया है।
इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्वेश्चन सरल आवर्त गति से लिंक करके इस एक विमीय गति में हमें दिया है। तो बहुत अच्छा डाटा हमें दिया, वैल्यू दी, पूछा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इन सभी बातों को हमने सीखा समझा। आशा करूँगा आप भी ऐसा करेंगे। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे वाला जो प्रश्न है वो क्या कहना चाह रहा है, सुनिए। कहाँ गया, ये रहा। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.21। सुनो जरा क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा चित्र किसी कण की एक विमीय गति का एक्सटी ग्राफ दर्शाता है। धन्यवाद है कि ऐसा ग्राफ उन्होंने हमें दिखाया। एक विमीय गति का ये कौन सा ग्राफ है भाई? मैं कहूँगा चित्र जो है वो किसी कण की एक विमीय गति का वो एक्सटी ग्राफ दर्शाता है। तो इसमें 3 समान अंतराल दिखाए गए हैं। कितने अंतराल हैं? इसमें 3 समान अंतराल दिखाए गए हैं। 1 है, 2 है और 3 है। किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी और किस में न्यूनतम, ये बताना है। प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग का चिन्ह बताओ। अब ग्राफ दे दिया, उससे ये सारी बातें कैसे निकल कर सामने आएगी हमें देखना है। तो जरा देखो, किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है और किस में न्यूनतम हमें बताना है। प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग का चिन्ह बताओ। पहले तो आप ग्राफ देख लो, ध्यान से देखो, ग्राफ के अंदर ही वो आंसर छिपा हुआ है, ध्यान से। समझ में आ गए? किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है? तो देखो, ध्यान से सुनना। मैं कहूंगा औसत चाल इज इक्वल्स टू क्या होता है? औसत चाल बराबर है वही कुल दूरी, या मैं कहूंगा dx बाई dt, या फिर मैं कहूंगा s एवरेज बराबर x2 माइनस x1 बट्टे, मैं कहूंगा x2 माइनस x1 बट्टे t2 माइनस t1। जरा सुनिए, अब हमें इसका मान मित्रों अधिकतम चाहिए। तो एस एवरेज का मान अधिकतम तभी होगा जब ये वाला डिफरेंस ज्यादा हो, ये वाला डिफरेंस कम हो। तो मैं कहूंगा जिस समय अंतराल या जिस भाग के लिए x2 माइनस x1 का डिफरेंस ज्यादा है, अंतर अगर ज्यादा है, तो उसके लिए मैं कहूंगा औसत चाल का मान भी ज्यादा है। देखो कैसे, सुनिएगा। देखो, आप अगर पहले कर्व के लिए बात करोगे तो इसका एक पॉइंट तो यहां से मिल रहा है और एक पॉइंट यहां से मिल रहा है। तो बताओ dx तो बहुत कम आया ना, बहुत कम आया। अरे देखो ना, एक पॉइंट यहां से मिला, एक पॉइंट यहां से मिला, तो इसके लिए तो dx अंतराल बहुत कम आ रहा है। इसमें देखो जरा जरा जरा, ये और एक ये है, इसमें भी dx बहुत कम आ रहा है। क्लियर?
इसमें देखो तो 3 वाले में देवा देवा आप देख रहे हो, जो 3 वाला जो कर्व है उस 3 वाले कर्व के लिए हमने देखा कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रही। तो सबसे ज़्यादा जो होगी औसत चाल वो किसके लिए होगी? भाग 3 के लिए। सबसे कम मुझे दिखाई दे रहा है वो होगा भाग 2 के लिए, और उससे थोड़ा ज़्यादा जो होगा वो होगा भाग 1 के लिए। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो मैं कहूँगा इसमें x1 और x2 का डिफरेंस सबसे ज़्यादा भाग 3 के लिए प्राप्त हो रहा है। तो किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है? मैं कहूँगा भाग 3 में औसत चाल अधिकतम है। समझ आ गया इतना? क्या ये समझ आया? मैं कहूँगा अतः स्पष्ट है कि खंड 3 में क्या है? मैं कहूँगा खंड 3 में x2 माइनस x1 अथवा स्थिति या दो बिंदुओं के मध्य मैं कहूँगा मैं कहूँगा विस्थापन, 2 बिंदुओं के मध्य विस्थापन अत्यधिक प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? अत्यधिक प्राप्त होता है। अतः मैं कहूँगा अतः भाग 3 के लिए, अतः भाग 3 के लिए क्या होगा? भाग 3 के लिए स्थिति, भाग 3 के लिए स्थिति समय ग्राफ, भाग 3 के लिए स्थिति, मैं कहूँगा भाग 3 के लिए क्या हो रहा है? मैं कहूँगा भाग 3 के लिए औसत चाल, औसत चाल का मान अधिकतम प्राप्त होता है। भाग 3 के लिए औसत चाल का मान क्या होता है? अधिकतम प्राप्त होता है। फिर किसके लिए कम है ये भी तो बताना है। चूंकि भाग 2 के लिए मैं कहूँगा स्थिति अंतराल अल्प प्राप्त होता है। स्थिति अंतराल अल्प प्राप्त होता है। अतः इसके लिए मैं कहूँगा अतः इसके लिए औसत चाल का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। औसत चाल का मान क्या होता है? न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक है, मैं समझ गया। अब यही पूछना था, प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग भी बताओ। लो, औसत वेग भी बताना है। तो मुझे ये बताओ, औसत वेग तो ढाल से आ जाएगा। औसत चाल तो मान लो अदिश राशि है, इसलिए हमने ऐसा काम किया है। देखो, 1 के लिए पॉजिटिव है, 2 के लिए पॉजिटिव है, 3 के लिए नेगेटिव है। ढाल नेगेटिव है ना। स्थिति समय ग्राफ का ढाल भाग 3 के लिए नेगेटिव है, वेग नेगेटिव। स्थिति समय ग्राफ का ढाल भाग 1 के लिए पॉजिटिव, 2 के लिए पॉजिटिव है, इसलिए मैं कहूँगा वेग क्या हो जाएगा मेरे पास? पॉजिटिव हो जाएगा। मैं कहूँगा
मैं कहूंगा भाग या खंड, खंड कह देता हूं, खंड 1 तथा खंड 2 में, मैं कहूंगा खंड 1 तथा खंड 2 में क्या हो रहा है, खंड 1 तथा खंड 2 में मैं कहूंगा खंड 1 तथा खंड 2 में विस्थापन समय वक्र, विस्थापन समय वक्र का ढाल धनात्मक होता है। विस्थापन समय वक्र का ढाल क्या होता है, धनात्मक होता है। अतः कण का वेग भी क्या होगा, अतः कण का वेग धनात्मक होगा। तो इसके लिए तो कण का वेग क्या होगा, धनात्मक होगा। जबकि भाग 3 की अगर मैं बात करूं, जरा खंड 3 में स्थिति समय ग्राफ, खंड 3 में स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल ऋणात्मक होता है। स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मैं कहूंगा अतः कण का जो वेग है, कण का वेग ऋणात्मक प्राप्त होगा। क्या ये समझ आया, क्या ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा प्रश्न था, शानदार क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.21 भी हमने कर लिया है मित्रों। धीरे धीरे हम जंग जीत रहे हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की। लगभग प्रश्न समाप्ति की अवधि पर है और लास्ट क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, जरा देखिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? तो जरा देखिए, आगे बढ़ता हूं मैं और लास्ट जो प्रश्न है उसको हम खदेड़ते हैं मैदान से। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.22, चित्र में किसी नियत स्थिर दिशा के अनुदिश चल रहे कण का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है और इसमें 3 समान समय अंतराल भी दिखाए गए हैं। किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा और किस अंतराल में औसत चाल का परिमाण अधिकतम होगा? धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए तीनों अंतरालों में वी ए के चिन्ह बताइए। ए बी सी बिंदुओं पर त्वरण क्या होंगे? बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लिए इसने। किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है? धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनो। ग्राफ क्या कह रहा है? ग्राफ भी कुछ ऐसा है, देख लीजिए एक बार ग्राफ जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। हरि अपनाओ जल्दी से देखिएगा ध्यान से। तो हम कह रहे हैं चाल समय ग्राफ दिखाया है और इसमें 3 समान समय अंतराल दिखाए गए हैं। ठीक है भाई, किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम है? औसत त्वरण की बात करनी है। देखो, ये स्थिति समय ग्राफ तो नहीं है, समझ आया? ये स्थिति समय ग्राफ नहीं है, ये चाल समय ग्राफ है। तो जिस तरह से पीछे हमने देखा कि जहां x2 - x1 ज्यादा आया था तो वहां वेग ज्यादा था, आज है चाल समय ग्राफ, तो वहां पे जहां v2 - v1 ज्यादा आएगा वहां त्वरण ज्यादा होगा। तो आप देखोगे किधर चला मैं किधर चला, ये यहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है और ये यहां आ रहा है। यस, देखो डिफरेंस बहुत कम।
बहुत कम है। ये यहां आ रहा है, देखो जुल्मी, यस, और ये यहां, ये डिफरेंस तो भाई काफी ज्यादा है, और इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है, कुछ डिफरेंस है ही नहीं, क्या करूं बताओ। तो आप देखोगे कि V2 माइनस V1 भाग 2 के लिए अधिक हो रहा है, अतः चाल नहीं, त्वरण जो है वो इसके लिए अधिकतम है। त्वरण समझ आया? मैं कहूंगा ये अरे काजल, ये V2 है और ये V1 है। V2 माइनस V1 का डिफरेंस जितना यहां मिल रहा है उतना यहां तो नहीं मिल रहा। इसके लिए मैं कहूंगा कि B भाग 2 के लिए त्वरण अधिक है, भाग 1 के लिए उसके बाद ज़्यादा है, और भाग 3 के लिए बहुत अत्यल्प या नगण्य है। पहले इतना ही मैं लिखूंगा, पहले मैं इतना ही लिखूंगा। देखिए, सबसे पहले 3 समान समय अंतराल दिखाए गए हैं, किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा। देखो, पहला पॉइंट है औसत त्वरण। देखो, आप जानते हैं कि औसत त्वरण क्या होता है। चूंकि मैं कहूँगा औसत तो त्वरण है, औसत त्वरण बराबर है, औसत त्वरण बराबर है dv बाय dt बराबर V2 माइनस V1 बट्टे T2 माइनस T1। V2 माइनस V1 बट्टे T2 माइनस T1, ये है मेरे पास A एवरेज औसत त्वरण। अब आप जानते हैं कि जो V2 माइनस V1 जिसके लिए बड़ा है उसके लिए औसत त्वरण बड़ा है, उसके लिए औसत त्वरण बड़ा है। तो मैं कहूँगा दिए गए खंड में खंड 2 के लिए मैं कहूँगा भिन्न बिंदुओं के सापेक्ष मैं कहूँगा भिन्न बिंदुओं के सापेक्ष क्या हो रहा है, दिए गए खंड में खंड 2 के लिए भिन्न बिंदुओं के सापेक्ष क्या हो रहा है, भिन्न बिंदुओं के सापेक्ष मैं कहूँगा वेग अंतराल अत्यधिक है, वेग अंतराल अत्यधिक है। भिन्न बिंदुओं के सापेक्ष वेग अंतराल क्या है, अत्यधिक है। मैं कहूँगा अतः वेग अंतराल अत्यधिक है, अतः भाग 2 के लिए मैं कहूँगा अतः भाग 2 के लिए क्या हो जाएगा, भाग 2 के लिए औसत त्वरण मैं कहूँगा A बराबर dv बाई dt अधिक होगा। अच्छा प्रश्न है, आशा करूँगा आपको समझ आया कि औसत त्वरण जो है A वो अधिक होगा। ये हमें इतना ग्राफ से पता चल गया। यस यस यस। फिर कह रहा है किस अंतराल के लिए औसत चाल अधिकतम है। अब आप खुद सोचो यहां पर औसत चाल, तो ये तो चाल ही तो है और है क्या, स्थिति थोड़ी है, चाल ही तो है। तो मैं कहूँगा यहाँ चाल का मान कम आ रहा है, यहाँ इतना आ रहा है और सबसे ज़्यादा यहाँ आ रहा है, तो यहाँ तो ग्राफ ही बता देगा कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो भाग 3 के लिए औसत चाल अधिक है। मैं कहूँगा दूसरा पॉइंट है दिए गए प्रेक्षणों से, मैं कहूँगा दिए गए प्रेक्षण से यह ज्ञात होता है कि भाग 3 का जो शिखर है
भाग 3 का शिखर औसत चाल के अधिकतम मान को दर्शाता है। शिखर औसत चाल के अधिकतम मान को दर्शाता है। कित्थे चलिए नहीं आया क्या समझ में? बहुत ही जबरदस्त। और क्या कहना चाह रहा है? यहां तक तो ठीक है। धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुन लिया। तीनों अंतराल में तीनों अंतराल में वेग और त्वरण के चिन्ह बताने हैं। तीनों अंतराल में ठीक है। तीनों अंतराल में देखो जरा। अगर इस भाग में देखूं तो मित्रों ये आ रहा है ऐसे, वेग पॉजिटिव हैं। तो अगर वेग धनात्मक है तो त्वरण भी धनात्मक ही होगा। बी में आप देखोगे वेग का ढाल नेगेटिव, यहाँ चाल समय ग्राफ है। ओहो मित्रों, यहाँ तो समस्या दूसरी है। यहाँ ऐसे नहीं होगा। यहाँ चाल समय ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ नहीं है। यहाँ मैं ढाल त्वरण को रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ त्वरण पॉजिटिव, यहाँ त्वरण नेगेटिव और यहाँ त्वरण पॉजिटिव। ये तो आगे त्वरण की बात। अब सवाल है वेग का। तो मुझे ये बताओ, भाग 1 पर जो है मैं कैसे कहूंगा? मैं कहूंगा भाग 1, 2, 3 में वेग का जो चिन्ह होगा या चाल का चिन्ह होगा वो कैसे होगा? देखिए, तो भाग 1 में वेग बढ़ रहा है, चाल बढ़ रही है। बी वाले में थोड़ी चाल जो है वो घट रही है। और भाग 3 में क्या है? वेग बढ़ ही तो रहा है। अगर हम स्पर्श रेखा से ड्रॉ करें तो भाग 1 और 2 के अंदर जो है, मैं कहूँगा भाग 1 में जो है वेग बढ़ रहा है, 2 में घट रहा है और सी में क्या है? फिर से बढ़ रहा है। ठीक है, और बताएं, यही बताना। और क्या? 1 में बढ़ रहा है, देखो चाल का मान बढ़ रहा है। बी में घट रहा है और सी में पुनः बढ़ रहा है। तो एक ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो पहले तो मैं वेग और ए के चिन्ह बता देता हूं। देखिए, तीसरा पॉइंट है मेरे पास। भाग 1 में वेग या चाल मैं कहूंगा क्या है? धनात्मक है। ठीक है, भाग 1 में वेग या चाल धनात्मक है। और भाग 1 में मैं कहूंगा त्वरण ढाल पॉजिटिव है, इसलिए त्वरण भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर देखो, भाग 2 में क्या हो रहा है? भाग 2 में वेग या चाल क्या हो रही है? अब यहां पे जो है हम कहेंगे वेग जो है वो समय के साथ घट रहा है, पर नेगेटिव तो हम नहीं कह सकते। कारण ये है कि वैल्यू कम जरूर हुई है, 0 के इधर नहीं गई है। तो हम यहाँ पे कहेंगे वेग की जो वैल्यू है वो घट रही है। तो ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पर कहूँगा वेग या चाल जो है, मैं कहूँगा वेग की वैल्यू लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है घट रहा है। और भाग 2 में त्वरण क्या हो रहा है? अब त्वरण तो आप देख रहे हो ढाल है, त्वरण ढाल है और ढाल कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। तो मैं कह रहा हूं त्वरण जो होगा, त्वरण ढाल नेगेटिव है, अतः त्वरण भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, भाग 3 में देखो जरा भाग 3 में मैं कहूंगा वेग क्या है? धनात्मक है, बढ़ रहा है ना। ये देखो, भाग 3 में वेग बढ़ रहा है
त्वरण का भी ढाल जो है वो पॉजिटिव है, त्वरण भी धनात्मक होगा। भाग 3 में वेग मैं कहूँगा वेग जो है वो बढ़ रहा है, मैं कहूँगा धनात्मक, या फिर मैं कहूँगा v ग्रेटर देन 0। ओके, और भाग 3 में त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण जो होगा वो भी पॉजिटिव ही है, धनात्मक है, ढाल पॉजिटिव है। यहां तक तो हो गया, और बोलो, और बोलो जरा। अब मुझे बताओ, V और A के चिन्ह बताइए, बता दिए हैं। A B C D बिंदुओं पर त्वरण क्या होगा, ये भी पूछ रहा है। बिंदुओं पर त्वरण क्या होंगे ये भी पूछ रहा है। तो बिंदु ए पर आप देखोगे, सीधा बिंदु ए पर देखोगे तो यहाँ मैं कहूँगा ये लगभग स्थिर आ रहा है, यहाँ पे मैं कहूँगा स्थिर आ रहा है, यहाँ पे मैं कहूँगा स्थिर आ रहा है। तो यहाँ मैं कहूँगा ऐसी कंडीशन में ए बी सी बिंदुओं पर त्वरण शून्य होगा। शून्य इसलिए क्योंकि ये क्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिक्स वैल्यू है उसके अंदर। तो मैं कहूँगा चौथा पॉइंट जो है भाग 1, 2 व 3 में त्वरण का मान शून्य, त्वरण का मान शून्य आया। क्या ये क्लियर है? अच्छा प्रश्न है, कांस्टेंट वैल्यू है, कोई परिवर्तन नहीं है ना। अरे क्या तुम भी ना, जब भाई आप यहाँ वैल्यू लोगे तो यहाँ एक बिंदु दूसरा बिंदु लोगे तो वो इसी के ऊपर आएगा, दोनों का डिफरेंस ही तो त्वरण है। a बराबर dv बाई dt लोगे तो v माइनस वी बट्टे टी माइनस टी बराबर 0 नहीं आएगा। यही कारण यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 मिलेगा। तो इस कारण ए बी सी डी पर क्या है, त्वरण शून्य। क्या ये प्रश्न समझ आया? बहुत ही शानदार प्रश्न, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.22 हमने कर लिया। इम्पोर्टेंट कर दीजिए जरा। आशा करता हूं मित्रों आपको यहां तक बेहतरीन ढंग से सारे प्रश्न समझ आए हैं। हालांकि पाठ्य पुस्तक प्रश्न हमारे खत्म हो चुके हैं। मैं चर्चा फिर से करूंगा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो अब बारी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को हमें बेहतरीन ढंग से देखना है, अभी नहीं अगली कड़ी में। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और न्यूमेरिकल के डर को भगाते रहें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।